What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, यदि हम आपसे कहें कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी को एक लाइन में डिफाइन कीजिए, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद यही कि ये चाइना की एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू वो इंडिया के नजदीक पड़ने वाले सभी क्रिटिकल चोक पॉइंट्स पर अपनी मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज डेवलप करके इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश करता है। इसी के तहत चाइना ने म्यांमार में एक डीप वाटर पोर्ट क्याकप्यू डेवलप किया है। इसी के थ्रू वो श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर को कंट्रोल करता है। इसी के चलते उसने गल्फ ऑफ एडन के स्ट्रैटेजिक रूट के पास जिबूटी में अपना नेवल बेस स्टैब्लिश किया। ऐसे में यदि उसके पास बांग्लादेश के मातरबारी पोर्ट का कंट्रोल भी चला जाता तो उसको स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कॉक्स बाजार के थ्रू बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल जाता और ये उसकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रैटेजी के लिए एक मेजर विक्ट्री प्रूव होती। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि हाल ही में इंडिया और जापान ने मिलकर चाइना को उसी की स्ट्रैटेजी में मात दी है, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के मातरबारी पोर्ट की। हाल ही में जापान ने इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन में इंडिया के साथ कोऑपरेशन के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स शो किए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया और चाइना के कॉमन बैकयार्ड में इंडिया को एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल हुई है। जैसे कि हम जानते हैं, इस साल मार्च में जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा इंडिया के विजिट पर थे। इस विजिट पर उन्होंने अपने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एजेंडा को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने मातरबारी की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि बांग्लादेश का ये इनॉग्रल डीप सी पोर्ट उनके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मातरबारी की बढ़ती जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी मंथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA ने बांग्लादेश को 38.8 बिलियन येन के ऊपर 165 बिलियन येन का एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अग्री किया है। उन्होंने आगे कहा कि जापान साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन बिल्ड करने वाला है। जाहिर है कि अगर इस रीजन में एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन डेवलप होती है तो वो इस पूरे रीजन के लिए इमेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। इस रीजन को सीपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के साथ साथ यह प्रोजेक्ट इस रीजन को एक वास्ट ट्रेडिंग हब में तब्दील करने का पोटेंशियल रखता है। यानी इंडिया का ये लैंडलॉक्ड रीजन बांग्लादेश के इस डीप सी मातरबारी पोर्ट के थ्रू ट्रेड रूट्स गेन कर सकता है। यही कारण है कि इसको इस रीजन में इंडिया और जापान के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट बताया जा रहा है। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो साउथ एशिया के ग्रेट गेम में इसको इंडिया की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री घोषित कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट की बारीकियों के साथ साथ इसकी जियोपॉलिटिक्स को भी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट इंडिया के साथ साथ बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी विन विन पोटेंशियल रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जिस बांग्लादेश को उसके जन्म के समय US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने बास्केट केस कहा था, उसको आज दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिना जाता है। जिस देश का जन्म 1971 में दुनिया के सबसे पुअर नेशन के रूप में हुआ था, वो 2026 तक आते आते UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट को एग्जिट करने जा रहा है। किंतु अगर हम इस देश की बाउंड्रीज देखें तो ये वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में लगभग पूरी तरह से इंडिया से घिरा हुआ है। केवल साउथ में ही वो बे ऑफ बंगाल के रूप में सी का एक्सेस गेन कर पाता है। इसी कारण सी पोर्ट्स इसकी राइजिंग इकोनॉमी का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज की डेट में बांग्लादेश के पास 2 सी पोर्ट्स हैं। पहला है पोर्ट ऑफ चिटेगोंग और दूसरा पोर्ट ऑफ मोंगला। ये दोनों पोर्ट्स बांग्लादेश के खुद के फॉरेन ट्रेड का नर्व सेंटर है। बांग्लादेश का 90% इंटरनेशनल ट्रेड इसके सी पोर्ट्स के थ्रू होता है। फिस्कल ईयर 2021 एंड 22 में रेवेन्यू के रूप में चिटेगोंग पोर्ट ने $29.7 मिलियन जबकि मोंगला ने $3 मिलियन जनरेट किए। बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन यानी उसकी गारमेंट इंडस्ट्री उसके पोर्ट्स की सिग्निफिकेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। पिछले कुछ सालों में रेडीमेड गारमेंट्स की ग्लोबल डिमांड में जो बूम हुआ, उसने बांग्लादेश के इंपोर्ट्स का ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये दोनों पोर्ट्स एक ऐसे मल्टी मॉडल नेटवर्क का पार्ट हैं जो बांग्लादेश को नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड के हिंटरलैंड से कनेक्ट करता है।
बांग्लादेश के सी पोर्ट्स इन पड़ोसी लैंडलॉक्ड कंट्रीज को एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम गेटवे प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, सबसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों पोर्ट्स की एफिशिएंट फंक्शनिंग बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये दोनों बहुत कंजेस्टेड होने के साथ साथ डेप्थ में बेहद शैलो हैं। इसी कारण हायर टनेज की शिप्स यहाँ पर ऑफलोड नहीं हो पाती। इनको श्रीलंका और सिंगापुर में मौजूद ट्रांसशिपमेंट हब्स पर ऑफलोड करना पड़ता है, जिसके बाद स्मॉलर वेसल्स इन सामान को छोटे छोटे वेसल्स में भरकर बांग्लादेश तक पहुंचाती हैं। इससे टाइम, फ्यूल और मनी तीनों ही चीज की वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन दोनों पोर्ट्स की हाई ऑक्यूपेंसी और आने वाले समय में ट्रैफिक की प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन पोर्ट्स की कैपेसिटी से मेल नहीं खाती है। चिटेगोंग और मोंगला पोर्ट्स पर इस प्रेशर को कम करने के लिए ही बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पायरा पोर्ट के डेवलपमेंट को अपने 10 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स में लिस्ट किया। 2016 में इनॉग्रेटेड ये डीप सी पोर्ट गलाचिपा और टेट्यूला रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर रबनतबाद चैनल के वेस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है। इस पोर्ट का फर्स्ट टर्मिनल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये 2016 से एक लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहा है। एस्टिमेट के अनुसार ये पोर्ट 2022 तक बांग्लादेश का प्राइमरी सी पोर्ट बनने वाला था, लेकिन इसके कंप्लीशन में बहुत से हर्डल्स इसके फुल ऑपरेशंस को रोक रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि ये पोर्ट सुंदरबंस के पास लोकेटेड है और इसका कंस्ट्रक्शन सुंदरबन की बायोडायवर्सिटी और हैबिटाट के लिए खतरा बन सकता है। यही चैलेंजेस इसके डेवलपमेंट में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सारी उम्मीदें यदि किसी पर टिकी हैं तो वो है उसका मातरबारी पोर्ट। तो आइए अब इसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, मातरबारी पोर्ट सदर्न बांग्लादेश के कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट में उसके हिली आइलैंड मोहेश खाली में पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में एक कंटेनर टर्मिनल और एक कोल फायर्ड पावर प्लांट शामिल है। ये बे ऑफ बंगाल में सोनाडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है और चिटेगोंग पोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये पोर्ट इंडिया के 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स त्रिपुरा और मिजोरम के बेहद नजदीक है और ये म्यांमार के रखीने स्टेट से भी बेहद नजदीक है। इस पोर्ट को जापान की मदद से डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान बांग्लादेश के जन्म से ही उसका वन ऑफ द क्लोजेस्ट डेवलपमेंटल पार्टनर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कंट्री है। बांग्लादेश की ज्योग्राफी ने इसको रीजनल और ग्लोबल सुपर पावर्स के कंपटीशन का मैग्नेट बनाकर रखा है। इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी सेंटर इंपॉर्टेंस के कारण ये जापान के इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा डेस्टिनेशन रहा है। इसके अलावा जापान ने इसके पड़ोसी देश यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी बेहद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। यूँ तो जापान शुरू से ही बांग्लादेश का क्लोज डेवलपमेंट पार्टनर रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपने BRI के थ्रू इसको आउटस्मार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जापान इसको देखकर चुप नहीं बैठा, बल्कि लास्ट डिकेड में जापान ने बांग्लादेश की फाइनेंशियल एड को रैपिडली बूस्ट किया। जापान के 15 से 20% येन लोन्स बांग्लादेश के रोड्स, डैम्स और बाकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जून 2018 में JICA ने बांग्लादेश के साथ मातरबारी पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $19.65 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया। वो दिन था और आज का दिन है। इस प्रोजेक्ट का काम पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जब बात पोर्ट डेवलपमेंट की हो तो जापान को मातरबारी से बेहतर शायद ही कोई स्पॉट मिल सकता था। मातरबारी जिस लोकेशन पर है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का एक न्यूट्रल गेटवे है। यहाँ हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि रियल एस्टेट की तरह जियो स्ट्रैटेजी यदि किसी चीज से चलती है तो वो है लोकेशन, लोकेशन और सिर्फ लोकेशन। और मातरबारी के केस में जापान इसी फ्रंट पर अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है और इसमें इंडिया का जापान के साथ शामिल होना इंडिया, जापान और बांग्लादेश तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। उदाहरण के लिए जापान के ऑयल इंपोर्ट्स मिडिल ईस्ट से जापान तक जाने के लिए बे ऑफ बंगाल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस रीजन की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी जापान की इकोनॉमी के लिए बेहद क्रूशियल हो जाती है। इस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जापान और इंडिया की जो इकोनॉमिक बॉन्डिंग डेवलप हो रही है उसके थ्रू जापान इंडिया के साथ फ्यूचर में मिलिट्री कोऑपरेशन का सॉलिड ग्राउंड बिल्ड कर रहा है, क्योंकि सक्सेसफुल डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज और लोगों के इंटेंस नेटवर्क से ही सफल हो पाते हैं। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उसकी इकोनॉमी के लिए बेहद क्रूशियल होने के साथ साथ बहुत बड़ी नेसेसिटी भी है। JICA के प्रोजेक्ट लीड के मुताबिक मातरबारी पोर्ट श्रीलंका के पोर्ट ऑफ कोलंबो और पोर्ट ऑफ सिंगापुर की वाटर डेप्थ को मैच करेगा। 2027 में पूरा होने पर यह बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से कंसिडरेबल बर्डन रिड्यूस कर पाएगा। इसके अलावा ये बांग्लादेश को रीजनल ट्रेड के सेंटर पर रखने के साथ साथ ये इंश्योर करेगा कि ये देश इंटर रीजनल और ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ डीपली इंटीग्रेट हो सके।
इंडो पैसिफिक रीजन की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होने के नाते इस रीजन में बांग्लादेश की सेंट्रलिटी के लिए भी बेहद क्रूशियल है। इस कैपेसिटी में ये पोर्ट बिम्स्टेक में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के क्लोज इकोनॉमिक एंगेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट गेटवे बनकर इन दोनों रीजन्स के स्प्लिट को दूर दूर कर सकता है। अब यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पोर्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स यानी लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए इमेंस पोटेंशियल रखता है। त्रिपुरा और मिजोरम इस पोर्ट से सबसे ज्यादा क्लोज हैं, तो ये खासतौर पर इन दोनों स्टेट्स के लिए एक एफिशिएंट ट्रेडिंग लिंक का काम करने वाला है। इंडिया के इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये पोर्ट केवल एक कन्वीनियंट ऑप्शन ही नहीं बल्कि उनकी मोस्ट प्रैक्टिकल चॉइस भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया इस रीजन में अपने बाकी नेबर्स जैसे कि चाइना या म्यांमार के कंपैरिजन में बांग्लादेश के साथ ज्यादा बैलेंस रिलेशनशिप एंजॉय करता है। और ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। असल में 1947 में पार्टीशन के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो उसने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को लैंड लॉक कर दिया। 1965 तक इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन अपने ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट्स को ही यूज कर रहा था, लेकिन 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद से ये बंद हो गया। तभी से इंडिया चाहता था कि उसको चिटागोंग पोर्ट का सब्सटेंशियल एक्सेस वापस मिल जाए, क्योंकि चिटागोंग पोर्ट ऑफ कोलकाता के कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी से ज्यादा क्लोज है। इसके अलावा चिटागोंग पोर्ट अपनी प्रॉपर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बदौलत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल भी था, जबकि कोलकाता पोर्ट को केवल नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता था। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल और असम मॉनसून के दौरान भारी फ्लड से जूझते थे। ऐसे में चिटागोंग पोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न कार्गो के लिए सबसे सूटेबल रूट प्रोवाइड करता था। यही कारण है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को चिटागोंग पोर्ट से कनेक्ट करना इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हो गया। इंडिया की नेसेसिटी हमें आज उसकी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज में क्लियरली नजर आती है। यही सेम इक्वेशन मातरबारी के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों, वो जो भी हो, केवल पोर्ट का डेवलपमेंट अपने आप में काफी नहीं है। यदि हमें इस पोर्ट के डेवलपमेंट को नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग रोड के थ्रू बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लिंक करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा पुअर है और इस पोर्ट के पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में इंडिया को जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश और इंडियन बॉर्डर के नॉर्थ ईस्ट साइड के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के डेवलपमेंट को पुश करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के अलावा इस प्रोजेक्ट में इंडिया और जापान का साथ आना चाइना के लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल सेटबैक है। चाइना ने समय समय पर बांग्लादेश को इंडिया से छीनने की कोशिश की, किंतु इस पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ उसकी एक कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। यदि हम गौर करें तो बांग्लादेश शुरुआत से ही इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का अहम हिस्सा रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस का सॉलिड बेस बांग्लादेश के जन्म के दौरान ही बिल्ड हो चुका था और तभी से ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंजॉय करते आए हैं। जबकि यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में चाइना के कदम काफी लेट पड़े हैं। यहाँ चाइना का आगमन सही मायने में चाइना में उसके BRI के थ्रू हुआ। हालांकि BRI के थ्रू चाइना ने बांग्लादेश में मैसिव इनरोड्स डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में आज भी काफी लिमिटेड है। जब इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की तो उसको बांग्लादेश के कुछ सेगमेंट्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसे में इंडिया ने लापरवाही बरते बिना चाइना के इंटेंशंस को काउंटर करने के लिए यहाँ पर USA, रशिया और जापान जैसे लाइक माइंडेड नेशंस के साथ पार्टनर करना शुरू कर दिया। ये तीनों ही देश अलग अलग कारण से चाइना से परेशान हैं और इस चीज का इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया की पोजीशन को भी होता है। ऊपर से इस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश का अलाइनमेंट भी इंडिया के साथ लार्जली अलाइन रहा। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की PM शेख हसीना जब सितंबर 2022 में इंडिया की विजिट पर थी, तब उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों के बीच की कनेक्टिविटी का इंप्रूवमेंट सबसे सेंटर स्टेज पर था। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि केवल मातरबारी ही अकेला बांग्लादेशी पोर्ट नहीं है जहां से चाइना को किक आउट किया गया है। सुनादिया पोर्ट बे ऑफ बंगाल की एक और ऐसी ही प्राइम लोकेशन है जहां कुछ समय पहले चाइना एक पोर्ट डेवलप करने वाला था, किंतु चाइना की बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पाया। असल में मातरबारी से पहले बांग्लादेश सुनादिया पर एक डीप सी पोर्ट बनाना चाहता था। इसका आइडिया सबसे पहले 2006 में डेवलप किया गया। जाहिर है कि चाइना इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए वो बिना किसी डिले के इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ इसको फाइनेंस करने के लिए राजी हो गया।
ऐसे में जुलाई 2014 में जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बीजिंग की विजिट पर गईं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों गवर्नमेंट्स फाइनली इस पोर्ट के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर देंगी। लेकिन चाइना का कंटिन्यूअस इंटरेस्ट और प्रेशर के बावजूद उसको बांग्लादेश से इस प्रोजेक्ट पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। पिछले 8 सालों में बांग्लादेशी ऑफिशियल्स ने रिपीटेडली ये बात कही कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के ऑफिशियल टर्मिनेशन के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया। लेकिन 2020 में फाइनली एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान हसीना गवर्नमेंट ने 2012 में पास हुए सोनादिया डीप सी पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2012 को फॉर्मली रिवोक कर दिया और प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। अब सवाल यह है कि यदि बांग्लादेश को इस समय एक डीप सी पोर्ट की इतनी ही जरूरत थी तो उसने यह प्रोजेक्ट स्क्रैप क्यों किया? और तो और 2006 में जापान के द्वारा कंडक्ट की गई एक फिजिबिलिटी स्टडी में यह सामने आया था कि सोनादिया एक डीप सी पोर्ट के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। सरकार का कहना था कि उन्होंने इन्वायरमेंटल कंसर्न के चलते ऐसा डिसीजन लिया है। इन्वायरमेंटल कंसर्न से एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन यदि एक्सपर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट की किस्मत पर ताले डालने का काम इन्वायरमेंट से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स ने किया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में चाइनीज इन्वॉल्वमेंट को लेकर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का इंटेंस प्रेशर बिल्ड हो रहा था। इंडिया के साथ इस रीजन की क्लोज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के चलते इंडिया नहीं चाहता था कि यहाँ पर हम्बनटोटा का एपिसोड दोहराया जाए। वो नहीं चाहता था कि डेट की रीपेमेंट ना होने के कारण बांग्लादेश अपना ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के हाथों को सौंप दे, क्योंकि ऐसा सिनेरियो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए बांग्लादेश के द्वारा यहाँ एक बेहद केयरफुल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश अभी तक एक केयरफुल बोरोवर की भूमिका निभाता आया है। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जल्दी से हामी नहीं भरता जो उसकी नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइन ना हो। साथ ही बांग्लादेश ने एक कॉशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, जिसके तहत वो किसी भी प्रोजेक्ट में लगने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए अलग अलग कंट्रीज को रीच आउट करता है, ताकि वो किसी भी एक अकेले देश पर ओवर डिपेंडेंट ना हो सके। तो भले ही वो एक तरफ चाइना के BRI में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन दूसरी तरफ वो USA, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसी बहुत सी ऐसी कंट्रीज के साथ भी काम कर रहा है जो चाइना के एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को लिमिट करने का काम करता है। खैर, कुल मिलाकर चाइना ने सोनादिया की डील को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। लगभग 1 दशक के डिले के बाद बांग्लादेश ने यहाँ फाइनली जापानीज इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ किया है। आज जापान यहाँ मातरबारी के साथ साथ बहुत से अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोल पावर प्लांट्स और एक क्रॉस कंट्री रोड नेटवर्क पर काम कर रहा है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाएगा। हालांकि इंडिया और जापान केवल बांग्लादेश पे ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग फ्रंट्स में, जैसे कि श्रीलंका, G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव या एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एक साथ अलाइंड है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बांग्लादेश अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन दोनों पार्टनर्स के लिए एक टफ प्लेइंग ग्राउंड के तौर पर प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे में दोनों पार्टनर उन चैलेंजेस को टैकल करते हुए अपनी टेंजिबल आउटकम्स को किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में कहा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, जापान एंड इंडियाज कोलैबोरेशन इन बांग्लादेश कैन ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. Discuss it in reference of India and Japan's close collaboration in the development of Matarbari port. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।